आज हम लोग क्लास 12th की NCERT का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है ये। पहले तो हम ये जाने कि इंटीग्रेशन है क्या। जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर था, कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कैलकुलस का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस था, मतलब जो डिफरेंशिएशन था, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशियल कैलकुलस इज सेंटर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने डेरिवेटिव पढ़ा, मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ा। डिफरेंशिएशन मतलब एक क्वांटिटी का चेंज किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस, डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, एक क्वांटिटी का चेंज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जो हम लोग dy/dx लिखते हैं, dy/dx जो लिखते हैं वो क्या था, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज dy/dx। आप ये बताइए, अगर आप रेडियस में चेंज करेंगे सर्कल के तो क्या एरिया में चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज होगा। रेडियस बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, रेडियस घटाएंगे तो एरिया घटेगा। इसका मतलब हम एरिया में चेंज देख सकते हैं जब हम रेडियस में चेंज करें। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया। चेंज इन, डिफरेंशिएशन मतलब चेंज इन एरिया व्हेन यूनिट चेंज इन रेडियस। जब रेडियस में एक यूनिट का चेंज किए तो एरिया में जो चेंज आएगा वही डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कहलाएगा। चेंज इन एरिया व्हेन यूनिट चेंज इन रेडियस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ऐसे ही अगर हम x, जैसे मान लीजिए y x पे डिपेंड कर रहा है, y x का फंक्शन है, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि y में चेंज आएगा जब हम x में यूनिट चेंज करेंगे। तो जब हम x में यूनिट चेंज करें, मतलब एक यूनिट का चेंज करें, तो y में जो चेंज आएगा, सो दिस चेंज इन y व्हेन यूनिट चेंज इन x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, 30 चीज़ें हमने डिफरेंशिएशन में देखा। अब हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इंटीग्रेशन को इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव।
अगर कोई बोल दे कि 1/x का प्रिमिटिव बताइए, 1/x का प्रिमिटिव बताइए, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन आपको बताना है। और इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x। mod x क्यों लगाते हैं, मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि log कभी भी इनपुट में निगेटिव वैल्यू नहीं लेता, इसलिए मॉड में लिखते हैं। और हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट यूज होता है। क्यों यूज होता है ये हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का दूसरा नाम प्रिमिटिव है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम, एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का जो एंटी हो जाए, एंटी मतलब जो उल्टा हो जाए, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी आप लोग भी समझें। तो जो ओरिजिनल मोटिवेशन था डेरिवेटिव का, मतलब डिफरेंशिएशन का, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा, ये कैलकुलस चल रहा है। कैलकुलस में दो टॉपिक आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, अब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो जो डेरिवेटिव हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, प्रॉब्लम करते थे डिफाइनिंग टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है। तो फंक्शन में अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, थीटा मतलब स्लोप, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हम निकालते थे किसमें, डिफरेंशिएशन में। कि अगर हमारे पास कोई एक कर्व है, मान लीजिए एक कर्व है y बराबर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल x है, और ये इस तरह वेरी कर रहा है। और इस फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें, तो इस टेंजेंट का जो, ये टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन से घड़ी के उल्टे दिशा में ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल के जो tan की वैल्यू आएगी, वो इस पॉइंट पे खींचे गए जो टेंजेंट है उसका स्लोप बताएगी। स्लोप एट पॉइंट ए, मान लो ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा और इस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल देखूंगा घड़ी के उल्टे दिशा में, तो इस एंगल के जो tan की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट का स्लोप बताएगी। तो जो डिफरेंशिएशन होता था किसी भी फंक्शन का, जैसे मान लीजिए फंक्शन है जिसका ग्राफ ये है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन था, इस y का जो डिफरेंशिएशन था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो डिफरेंशिएशन था ये किसके बराबर आता था, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे इस फंक्शन को, तो ये स्लोप की जो वैल्यू आई है tan थीटा, इसी के ग्राफ में अगर हम एक टेंजेंट खींच दें, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, उस टेंजेंट का जो x एक्सिस से एंगल के tan की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू डिफरेंशिएशन के बराबर ही आती थी। मतलब
किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस ग्राफ पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में इन टेंजेंट का इन टेंजेंट एक लाइन है, इन लाइन का स्लोप देखा, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेशन में क्या देखेंगे सर? तो इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे, इंटीग्रेशन में क्या देखेंगे? तो इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन विच इज ऑल्सो नोन एज integration which is also known as antiderivative. What is integration? It is also known as antiderivative, also known as primitive. Okay, तो इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, दो तरह के इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे। वन इंटीग्रेशन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन, and second one is indefinite integration. डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इसमें कैलकुलेट, जो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है, जैसे हमारा डिफरेंशिएशन क्या बताता था, उस फंक्शन के ग्राफ पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप बताता था। वैसे ही इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे तो ये क्या बताता है? ये फैमिली ऑफ कर्व बताता है। जैसे मान लो किसी भी फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन निकाला, वो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक टाइप की आई, क्वाड्रेटिक फंक्शन आया। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आया उसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो ये कर्व दिया, तो ये क्या करेगा इंटीग्रेशन, ये फैमिली ऑफ कर्व बताएगा। क्या? किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो फैमिली ऑफ कर्व बताता है। क्या बताता है? कई सारे कर्व का परिवार बताता है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का कर्व देता है, और सिर्फ एक कर्व नहीं देता, कई सारे कर्व देगा, उन कर्व का परिवार देगा। तो क्या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है? इट गिव्स फैमिली ऑफ कर्व्स, इट गिव्स फैमिली ऑफ कर्व। कौन? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सर डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है? अब ये कर्व का शेप ऐसा ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हर इंटीग्रेशन का जो हर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन ये पैराबोलिक ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, उसका शेप कुछ भी हो सकता है। हमने एक एग्जांपल माना कि एक फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया। क्वाड्रेटिक का शेप, फंक्शन का जो शेप होता है पैराबोलिक होता है। तो एक पैराबोला नहीं, फैमिली ऑफ पैराबोलास बनेंगे, कई सारे पैराबोला। ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का, अब ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला है ये कोई और फैमिली हो सकती है, कोई और कर्व हो सकता है, वो इलिप्स हो सकता है, वो हाइपरबोला हो सकता है, ठीक है, वो 3 डिग्री का कर्व हो सकता है। ऐसे ही अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे किसी फंक्शन का, अब क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन?
उसमें लिमिट लगी रहती है, हाँ इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक जाना है डेफिनेट में, इसमें लिमिट नहीं लगी रहेगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हम किसी भी फंक्शन का निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक फंक्शन है, अब इसका मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने जा रहा हूँ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये मान लीजिए फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन के नीचे अगर y जो है x का फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन y है ये x एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है, इस एरिया की वैल्यू बताएगा। अगर मैं इस फंक्शन y का, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो अगर इस फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालूंगा, इसको क्या पढ़ते हैं, सांप को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, y का, किसके रिस्पेक्ट में, dx लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है, x के रिस्पेक्ट में। तो y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो y हमारा फंक्शन है, dx लिखे ना, यानी x एक्सिस के साथ, y dy लिखते हैं तो y एक्सिस के साथ। तो ये जो फंक्शन है कौन सी एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ, ये जो एरिया बना रही है, इस एरिया की वैल्यू बताएगा। यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ x की लिमिट रखेंगे। ये x की वैल्यू मान लीजिए हमारी a से जा रही है x की वैल्यू b तक, ये मान लीजिए x इक्वल टू a है, तो ये लिमिट है x इक्वल टू b। तो ये y फंक्शन x एक्सिस के साथ ये जो एरिया बना रहा है, इस एरिया की वैल्यू बताएगा डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये जो dx लिखा है, लिखते dx है, पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x। किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, y का। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, और लिमिट इस वेरिएबल की होती है x की, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उस वेरिएबल की यहाँ पे लिमिट रखी जाती है। और इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी वो इस कर्व के नीचे का एरिया देगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।